राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिन प्रतिदिन चर्चा में है, सुर्खियों में। इसको लेकर जो है लगातार जन सैलाब उनके साथ जुड़ते जा रहा है, लोग मिल रहे हैं और भारत को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, लगातार चल रही है। और सभी धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और अपनी तकलीफों को भी बता रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की बौखलाहट भी सामने आ रही है। बीजेपी ने इन मामलों को लेकर राहुल गांधी पर जो है आयोग में जो है ये शिकायत दर्ज की है कि उनके यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं, बच्चों से जो मिल रहे हैं, वहां पर उनका शोषण हो रहा है। आखिर क्या मामला है, बीजेपी इतनी बौखलाहट में क्यों है? सीधे हम जानते हैं राम पुनियानी सर से। मैं हूं अमरचंद्र और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। राम पुनियानी सर से जानते हैं कि ये पूरे तालमेल में बीजेपी की बौखलाहट क्यों नजर आ रही है। क्या उनको बैकफुट पर जाने का डर लग रहा है? जिस तरह से राहुल गांधी उभर कर सामने आए हैं, एक तरह से धीरे धीरे उनसे पप्पू का तमगा भी हटता जा रहा है। और बीजेपी इस मामले को भुना नहीं पा रही है कि इनको हम कैसे बैकफुट पर ले जाएं। तो कभी उनके जूते पर, कभी उनके ड्रेस पर, कभी कौन पर चर्चा कर रही है। मुद्दे से भाग रही है बीजेपी। आखिर मामला क्या है, जानते हैं राम पुनियानी सर से। सर नमस्ते। धन्यवाद। देखिए अमर जी, जी आपने बहुत अच्छी प्रस्तावना रखी। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये केवल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। हम्म। अगर आपको याद हो तो यात्रा के पहले 20 अगस्त को उन्होंने सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज के जो प्रतिनिधि संगठन हैं, जो समाज हम्म। में चुनावी राजनीति से बाहर समाज के निर्माण के काम के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, सद्भावना के लिए निरंतर कार्यरत हैं। तो उन लोगों ने भी देखा कि आज के माहौल में जब देश में भाईचारा और एक तरफ से आर्थिक बदहाली हो रही है, तो उस समय ऐसे किसी चीज की जरूरत है जो इन सत्ताधीशों को, जिन सत्ताधीशों ने लगातार अपनी नीतियों के कारण अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाई है, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं को हाशिए पे ढकेल दिया है, और कुछ कारपोरेट सेक्टर के इंटरेस्ट के चलते आम लोगों की गरीबी में बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो इस सब के खिलाफ नागरिक समाज कोई एक रास्ता देख रहा था कि कैसे हम इस, जो लोग अभी सत्ता पर हैं, उनकी पकड़ उन्होंने बहुत सारे तरीकों से मजबूत कर ली है। चुनाव में जीत कर आ गए तो ठीक, नहीं तो फिर एमएलएज और दूसरे लोगों को खरीदना, खरीद फरोख्त का कार्यक्रम, बहुत उन्होंने उसमें महारत हासिल कर ली है। तो ऐसे समय में नागरिक समाज और पूरा देश एक ऐसे मौके की तलाश में है कि जहां हम आजादी के आंदोलन के मूल्यों को फिर से रेखांकित करें, संविधान के मूल्यों को फिर से रेखांकित करें। हमारा संविधान बहुत सारी चीजें कहता है, उसमें एक चीज ये कहता है कि हमारा कोई भी धर्म हो, हम बराबर के नागरिक हैं। और ये एक मुख्य मुद्दा था जिसके आधार पे महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन चलाया। भारतीय संविधान कहता है कि जो हमारे यहाँ दलितों को निम्न रूप से देखने की प्रथा है, उसके विरोध में नीतियां बने जिसके कारण उनको सशक्तिकरण हो। उन नीतियों को भी पिछले कुछ सालों से हाशिए पर डाल दिया गया है। और तीसरा एक ये समझी हुई बात है कि देश में बेरोजगारी कम होना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए, और ये चीजें आज पूरी उल्टी दिशा में जा रही हैं। तो ऐसे मौके पर जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे हमला हो रहा है, आंदोलनों को कुचलने की कोशिश की जा रही है, हमारे बहुत बड़े जो सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक हैं, उनको जेलों में किसी भी बहाने पे ठूंस दिया जाता है। तो नागरिक नागरिक समाज में एक बेचैनी थी कि हम कौन सा एक रास्ता निकालें जिससे एक सत्ता के दूसरे लोग जो कम से कम संविधान के मूल्यों को आत्मसात करके उन नीतियों को लगाएंगे। तो ये इसका मुख्य कारण है जो पिछले 5-6 दिन में इस यात्रा को प्रतिसाद मिला है। उस यात्रा को अगर आप देखेंगे तो उसमें सभी लोग जुड़ रहे हैं, बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, और ये एक सादगी भरी यात्रा है। ये कोई वो रथ नहीं है जिस प्रकार से पहले रथ यात्रा निकाली गई थी। तो उसके कंट्रास्ट में अगर आप देखें तो रथ यात्रा का उद्देश्य था लोगों को बांटना, मंदिर के नाम पे लोगों में एक प्रकार से दूरी पैदा करना। और फिर वो मंदिर का मुद्दा तो उसने फिर हम देश को कैसे रुलाया है वो हमने देखा है। और जी।
जी, जैसे ही सर आपने मंदिर का मामला उठाया तो मेरे दिमाग में एक सवाल कौन गया। अब तो राम मंदिर का मामला सुलझ गया है, आरएसएस के पास यूं कहें या फिर बीजेपी के बैकबोन के पास जो है, ये जो मसला था कि जैसे ही चुनाव आते थे, चुनावी प्रक्रियाएं शुरू होती थी, तो मंदिर और मस्जिद के मामले जो है उफान पर आ जाते थे, हिंदुत्व बोलने लगता था और दूसरे पक्ष को हाशिए में ढकेलने का काम किया जाता था। क्या अब इस तरह का मुद्दा, जो अभी गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं और एक और अन्य राज्य में भी चुनाव है, इन सब चुनावों को देखकर क्या फिर कोई नया वो प्रोपेगेंडा तैयार करने की भी साजिश हो सकती है क्या? देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इस प्रकार के मुद्दे उनके लिए खाद पानी है। इन मुद्दों के आधार पे ही उनकी फसल बहुत तेजी से विकसित होती है। अगर आपने ख्याल किया होगा तो अभी ज्ञान व्यापी मस्जिद का मुद्दा उठाया गया है, हिजाब का जी। मुद्दा उठाया गया है, और गौ माता को फिर से बीच हम्म। मैदान में लाने की कोशिश की जा रही है। तो यही वो मुद्दे हम्म। हैं जिसके आधार पे कुछ लोगों के खिलाफ नफरत और कुछ लोगों की उपेक्षा करके वो चलता है। ये इनकी राजनीति का मुख्य लाइफ लाइन है। ये उनका हम्म। डीएनए भी बन गया है कि ऐसे मुद्दों को लेकर चलो। और वो जैसे अंबेडकर हो या भगत सिंह हो या गांधी हो, वो ऐसे मुद्दों के बारे में बात करना चाहते थे जहां समाज का अंतिम व्यक्ति भी सुख से जी सके, अपनी इज्जत से जी सके। वो मुद्दे जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चले थे, उसमें मुझे एक और यात्रा की याद आती है जो शायद बहुत जिसको उपेक्षा से, जिसकी ज्यादा ख्याल नहीं करते हम लोग। और वो यात्रा थी 1933 के बाद महात्मा गांधी ने जो यात्राएं निकाली थी, वो हम्म। अस्पृश्यता निर्मूलन के लिए थी, जाति व्यवस्था के जी। विरोध में थी। क्योंकि जो डॉक्टर हम्म। अंबेडकर ने जिस बात को सामने रखा, वो बात को राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने आत्मसात करके अपने तरीके से, खैर मतभेद होंगे, पर हम्म। उसके पीछे की जो मुख्य प्रेरणा थी वो अंबेडकर के सिद्धांत थे कि जाति व्यवस्था का अंत होना चाहिए। और ये मुझे इस यात्रा की याद क्यों आती है कि ये यात्रा ने लोगों को जोड़ा। ये यात्रा ने लोगों को जोड़ा, उनकी जातियों से ऊपर उठकर। भले ही पूरी गैर बराबरी पूरी फिर भी खत्म नहीं हुई है। और ऐसी जो दूसरी चीजें भारत जोड़ो के लिए की गई, वो ऐसे मुद्दे पे जब की गई जहां हम गरीबी की बात करते हैं, अस्पृश्यता की बात करते हैं, तो अभी की यात्रा में भी वही मुझे उसमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ सद्भावना। ये 1990 में जो रथ यात्रा निकाली गई थी, उसका मुद्दा वही था, मंदिर वाला। और मंदिर के आधार हम्म। पे आज के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम उसने किया था। तो ये एक दो हम्म। प्रकार की यात्राएं हैं। और इसलिए आपने सही कहा अपनी प्रस्तावना में कि बीजेपी की बौखलाहट दिख रही है। क्योंकि अभी तक वो पिछले कुछ सालों से ऐसा मार्च करते हुए जा रही है, एक्सप्रेस ट्रेन की जगह। कहीं चुनाव जीतती है, किसी भी तरीके से जीतती है, जहां चुनाव हारती है वह एमएलए खरीद लेती है। तो उसमें उसको लगा कि उसमें उसकी पूरी सत्ता में कोई अवरोध अवरोध नहीं होगा। अब राहुल हम्म। गांधी, जिनको इन्होंने पहले पप्पू कहकर पॉपुलराइज किया और उसके खिलाफ बहुत जोक्स बनाई, फिर अन्ना आंदोलन को खड़ा किया जिसने हम्म। अभी मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाकर केवल एक मुद्दे के आधार पे एक पार्टी को बदनाम करने जी। की कोशिश की गई। अभी इस यात्रा से राहुल गांधी एक तो खुद को सिद्ध कर रहे हैं कि वो एक परिपक्व नेता हैं, जो आजादी के आंदोलन के सिद्धांतों को आत्मसात जो कर चुके हैं। हो सकता है शुरू में बिल्कुल। उनकी कुछ उतनी परिपक्वता नहीं रही होगी, पर पिछले 2-3 साल बिल्कुल। से वो बहुत मजबूती से, ईमानदारी से, स्पष्टता से लोगों के मुद्दे के बारे में बात करते हैं, गरीबी के बारे में बात करते हैं, सद्भावना के बारे में बात करते हैं। तो ये इसमें लोगों को अपनी आकांक्षाओं का प्रतिबिंब दिख रहा है, इसलिए ज्यादा लोग उससे जुड़ रहे हैं। और इसीलिए बीजेपी की बौखलाहट है। आपने ख्याल नहीं किया होगा तो स्मृति ईरानी जी का भी एक लेक्चर था, बहुत उनका जो सास भी कभी बहू थी वाली स्टाइल में, जी। कि भाई जी। इन्होंने जी। तो विवेकानंद को हम्म। श्रद्धांजलि दी थी। और मुख्य बात यह है कि पहली उनकी शुरुआत विवेकानंद रॉक हम्म। मेमोरियल से ही उन्होंने की। और विवेकानंद बिल्कुल। को भी ये जो प्रस्तुत करते हैं, एक हिंदुत्व के संत के रूप में पैरोकार करते के हैं। तौर पर। जबकि जी। जबकि विवेकानंद को हम देखें तो वो उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ बातें की। उन्होंने धर्मांतरण के बारे में भी कहा कि सवर्णों के अत्याचार के कारण लोगों ने इस्लाम को, धर्म को स्वीकार किया। ये बातों बिल्कुल। को छुपा देते हैं। अभी कई कई जो
आरएसएस टाइप विचारक हैं, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू अध्यात्मवाद जो विवेकानंद ने कहा था, ये हमारे भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मूल होना चाहिए। अब हिंदू अध्यात्मवाद सेक्युलरिज्म का मूल कैसे हो सकता है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद खुद कहते हैं कि भारत जो है वो हिंदू मुस्लिम शरीर और हिंदू चिंतन के आधार पे बना है। तो स्वामी जी खुद बिल्कुल। दो धर्मों को सामने रख रहे हैं। तो अभी कुछ विचारक अपनी बहुत चालाकी से कह रहे हैं कि हिंदू अध्यात्मवाद ही धर्मनिरपेक्षता का आधार है। ये कैसे हो सकता है? तो खैर, इस यात्रा से बौखलाहट है, क्योंकि ये सही सिद्धांतों के आधार पर चल रही है। एक तरफ विवेकानंद के सकारात्मक पहलू को सामने रख रही है, गांधी तो इनके साथ हैं ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि दलितों की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं भी इनके इस यात्रा में सामने आएंगी, और जो देश के उन सब लोगों को प्रेरणा देंगी जो पिछले कुछ सालों से सहम गए हैं। लोगों में कहीं एक भावना आ गई कि अब कुछ संभव नहीं है, इसी प्रकार के राज्य में जीना पड़ेगा, इसी प्रकार की बदहाली को झेलना पड़ेगा, महंगाई को झेलना पड़ेगा। तो अब उनमें एक उम्मीद आई है, और वो मैं कारण देखता हूं जिसके कारण ज्यादा लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। सर ये जो है ये यात्रा सफल हो रही है, इसमें कहीं कोई शंका और सुबह वाली बात नहीं है। लेकिन जो है बीजेपी की एक जो है नई चाल, नई रणनीति देखने को मिली है, जिसमें कांग्रेस को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वो मुद्दा ये है कि चुनाव जीतने के बाद जो भी एमएलए एमपी हों, उनको बीजेपी तोड़ लेती है। तो क्या ऐसे में अपने कांग्रेसी साथियों को, कांग्रेसी लीडर्स को ऐसी मजबूत लेगेसी पर काम करने की जरूरत नहीं है कि चुनाव जीतने के बाद भी चाहे कुछ भी हो, हम अपनी लेगेसी तोड़कर कहीं दूसरे में नहीं जाएंगे? या फिर चुनाव आते ही जो है हम दल बदल का मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ लेता है, चाहे किसी भी राज्य की बात हो या केंद्र की बात हो। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो दल बदल का जो जबरदस्त दौर चलता है, बीजेपी वाले कांग्रेस में, कांग्रेस वाले बीजेपी में, और बाकी क्षेत्रीय पार्टी के भी नेता इधर उधर दल बदल करते हैं। तो क्या कांग्रेस को या फिर राहुल गांधी को अपनी एक ऐसी मजबूत लेगेसी नहीं तैयार करनी चाहिए इसके पैरेलल? क्योंकि आने जी, वाले समय में चुनाव भी उनको लड़ना है। मान लीजिए कि जन सैलाब जुड़ा, जीत भी गए, और बाद में उनके विधायक टूट जाए, उनके एमपी टूट जाए, तो ये बहुत बुरा दौर की संभावना है। ऐसे में ही अगर देखें, गोवा की बात ले लें, गोवा में बीजेपी सरकार को कहीं कोई खतरा नहीं था, उसके बावजूद भी 11 विधायकों को तोड़ दिया गया। क्या रणनीति 11 में है, से क्या? 8 8 हुए। 11 में से, जी जी सॉरी, मेरी गलती है, 8 विधायकों को तोड़ लिया गया। ऐसा ऐसी रणनीति को कैसे कांग्रेस दुरुस्त करेगी? देखिए, इसको मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व ने इसके बारे में सोचना चाहिए। कुछ विचार तो चालू है, क्योंकि आजकल उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो उनके हम्म। लीडर्स को ट्रेनिंग दी जाए जिससे वो इन मूल्यों को गहराई से ले सकें, उसकी प्रक्रिया शुरू है। पर वो उतनी तेज नहीं है जितनी होना चाहिए, वो मेरी शिकायत है। हम्म। कि जो हमारा नेतृत्व, किसी भी पार्टी का नेतृत्व अगर बिल्कुल वैचारिक बिल्कुल। रूप से सक्षम नहीं है, वैचारिक रूप से सक्षम नहीं है, तो फिर वो बिकने के लिए तैयार होता है। केवल सत्ता हम्म। के लिए जब लोग राजनीति में आते हैं तो वो बिकने के लिए, उनको खरीदना बीजेपी के लिए आसान हो जाता है। तो कांग्रेस बिल्कुल। जितना कर रही है ये अपने लीडर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो उसने उसको 10 गुना और बढ़ाना चाहिए, ऐसी मेरी राय, नंबर 1। हम्म। और नंबर 2 में आपको, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये इस प्रकार के लीडर जो पैसे के लिए बिक रहे हैं, मूल्यों को ताक पे रख के, जनता इनको रिजेक्ट करेगी एक न एक दिन। हम्म। इनकी सच्चाई सामने आ रही है। और कल एक नेता ने कहा कि भाई बीजेपी जो काम करती है, होलसेल काम करती है, होलसेल में इनको हम्म। खरीदती है। खरीदने हम्म। वाले की भी गलती है, और जो बिकते हैं उनकी भी गलती है। तो बिकने हम्म। वालों पर हमारे जन आंदोलनों का दबाव होना चाहिए, ये मेरी राय है। कि जो हमारे जन आंदोलन है, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा बिल्कुल। कि करीब 200 प्रतिनिधि जन आंदोलनों के, इन्होंने राहुल गांधी के साथ जब मीटिंग की, तो उनके अंदर हम्म। भी तो पीड़ा है। वो कोई कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल। समर्थक नहीं है, उनके अंदर पीड़ा हम्म। है ये भारतीयता की, भारतीय संविधान की। तो ये लोगों ने अपने आंदोलन के माध्यम से ऐसे जो जो एमएलए बिकते हैं, खरीदे जाते हैं, उनको पूरी तौर से बायकॉट करना चाहिए। अभी आगे आने वाले हम्म। चुनाव में भी जनता याद भी रखती है, ये हम्म। याद रखना चाहिए कि कौन लोग अपने वादे से मुकर गए, जिस आधार पे हम्म। उन्होंने वोट प्राप्त किया, उसको ताक पे रख के
रुपयों के खातिर, सत्ता के खातिर बिक गए, तो ये जनता को आह्वान देना, ये सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी काम है कि ऐसे नेतृत्व को हमने दुत्कारना चाहिए। और नेतृत्व की कमी नहीं है भारत में, हमारे पास हम्म। बहुत अच्छे नेतृत्व हैं, वैचारिक रूप बिल्कुल। से और समर्पण की भावना वाले लोग हैं। वो निश्चित रूप से सामने आएंगे और ऐसे जो अवसरवादी अ, दिखते हैं, उनको चुनाव में अगली बार निश्चित रूप से इनको रिजेक्ट किया जाना चाहिए और रिजेक्ट होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और चुनाव के साथ समय में जो है सर, चुनावी वादे जो है शगुफे की तरह छोड़े जाते हैं। जी जी ऐसे में 15 लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, हर अकाउंट में जाएगा, सबको नौकरी मिलेगी, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ नौकरियां बांटी जाती हैं। बाद में जी इसे जुमला कहकर टाल भी दिया जाता है। ये सब तो एक जी चुनावी वादे हैं। ऐसे में जन समर्थन के लिए एक पुख्ता जो पैमाना होता है, जो अपने मुद्दे होते हैं, उसको कांग्रेस को किन किन मुद्दों को खास करके ध्यान रखना चाहिए कि इन मुद्दों को जो है हम फौरी तौर पर रखेंगे और इस पर काम भी करेंगे। एक तरफ बीजेपी जी जो है किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, महिलाओं विरोधी, महिलाओं का विरोध इन द सेंस ये है कि महंगाई और किचन की मार, वो भी एक तरह से महिला विरोधी है। आप जिस जी मुद्दे पर जो है गैस को लेकर माननीय जो है चूड़ी भेजती हैं, क्या अब उनको क्या भेजा जाना चाहिए, ये भी उन पर भी चुनाव कांग्रेसी नेता को भी वो उसी ढंग से पलटवार, तीखे पलटवार करने होंगे। इन सब मुद्दों को किस जी ढंग से ये करेंगे? देखिए, एक तो मैं मुझे लगता है कि आ, कोई झूठे वादे एक बार कर सकता है, 2 बार कर सकता है, बार बार करे तो जनता इतनी अंधी नहीं है। जैसे 15 लाख वाला जुमला, ये आम जी। लोगों के बीच में प्रचलित है कि जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरा ढकोसला है। तो हम हम्म। ऐसा भी मान के ना चलें कि लोगों को कुछ समझता नहीं है कि सच क्या है और झूठ क्या है। जन जागृति हो रही है और इस जन जागृति की प्रक्रिया में आपके जैसे चैनल और सामाजिक कार्यकर्ता जितना योगदान देंगे, इस प्रकार के झूठे लोगों को की समाज की राजनीति में जगह नहीं होगी, ऐसा स्वाभाविक रूप से वो उम्मीद की जानी चाहिए। जी सर, इसको हम अब कंक्लूड कर रहे हैं। मेरे विचार से, मैं आपका विचार भी लूंगा कि कुल परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा को एक तरह से सफलता ले रही है। इसको इसी तरह व्यापक पैमाने पर फैलाना है, हर राज्य में इस तरह की यात्रा निकले। राहुल गांधी समूचे भारत को वो नहीं नाप सकते हैं, इसी तरह उनके जो लीडर्स हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, जो आला कमान में हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं, वो हर राज्य की कमान संभालें और हर राज्य में घूमे, हर लोगों से मिले, जुड़े, बिल्कुल। और इसके साथ साथ अपनी ट्रेनिंग को भी मजबूत करें, एक कांग्रेस की लेगेसी पैदा करें, चाहे परिस्थितियां जैसे भी हो। कांग्रेस ईडी सीबीआई पर कितना भी भौंके, चिल्लाए, गुर्राए, हमें अपने साथ मजबूती से रहना है, उसको उसको डटकर मुकाबला करना है, तभी हम बीजेपी का पार पा सकते हैं, बीजेपी को हरा सकते हैं वैचारिक तौर पर। बीजेपी एक साथ जो है दो तरह से काम कर रही है, एक सत्ता में रहते हुए अपने विरोधियों को, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे केंद्रीय पार्टी हो, उनको निस्तनाबूद करने पर तुली हुई है। वहीं दूसरी ओर जो है आरएसएस, उसका जो बैकबोन है, देश भर में हर जगह, हर छोटे छोटे गांवों में, देहातों में जो है हिंदुत्व फैला रहा है। इसको कैसे तोड़ा जाए और जन भावना को कैसे जोड़ा जाए, ये कांग्रेसी नेताओं को हर राज्य में काम करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है आने वाले चुनाव में जो है 2024 के चुनाव में स्थितियां बदलती हुई नजर आएंगी। सर, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगा। जी, मैं आपसे पूरी तौर से सहमत हूँ। कांग्रेस पार्टी ने तो ये करना ही चाहिए कि हिंदुत्व के नाम पे लोगों की आंखों में जो धूल झोंकी जा रही है, हिंदुत्व ये गोडसे के प्रतीक के रूप में याद रखना चाहिए और हिंदू धर्म गांधी के प्रतीक में याद रखना चाहिए। तो कांग्रेस का तो ये काम है ही। बाकी जो दूसरे जन आंदोलन हैं, कांग्रेस ने तो इसको बहुत टॉप प्रायोरिटी पे बिल्कुल। लेना चाहिए। और जो मुझे बिल्कुल। कई बार लगता है कि राहुल गांधी आरएसएस पर अटैक करने वाले एकमात्र बड़े लीडर हैं, वो होना चाहिए। उसी के साथ जो बाकी सामाजिक संगठन हैं और जो निष्पक्ष मीडिया, आपके जैसा निष्पक्ष मीडिया है, अब निष्पक्ष मीडिया तो बहुत छोटा जी। है पर उसमें भी बिल्कुल। एडिशन बिल्कुल। होते जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात हम्म। है कि बहुत छोटे छोटे चैनल, बड़े बड़े चैनल अभी इस प्रकार की निष्पक्षता पे आ रहे हैं। तो इसका अगर हम प्रचार प्रसार लोगों के बीच में करेंगे तो निश्चित रूप से इस प्रकार की पार्टी, जो पार्टी कोई भी सत्ता में हो,
हमें केवल उम्मीद बिल्कुल। है कि वो भारतीय संविधान के मूल्यों पे चले, सद्भावना के आधार पे चले, और समाज में जो पंक्ति में आखिरी व्यक्ति खड़ा है, आखिरी औरत खड़ी है, उसकी समस्याओं को आगे लेकर चले। हम केवल ये उम्मीद कर सकते हैं, और उसके लिए सभी लेखक, चिंतक, सामाजिक कार्यकर्ता और सभी संगठन, कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस ने भी कभी ये जिम्मेदारी, और बाकी हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम इस प्रकार की बातों के आधार पे अपने कार्यक्रम को चलाएं। जी सर, ये थे राम पुनियानी साहब, और उन्होंने बड़े तफसील से बताया कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है, क्यों वैचारिकी से चिढ़ी हुई है बीजेपी। और ये भी हम लोग को ये तय करना पड़ेगा कि हम किसका भारत बनाना चाहते हैं, गोडसे का या गांधी का। ये तय करना आपकी जिम्मे है, ये आपकी जवाबदेही है। हमारी विचारधारा क्या होनी चाहिए, गोडसे की विचारधारा होनी चाहिए या गांधी की विचारधारा होनी चाहिए। वैचारिक मतभेद जरूरी है, इसी से संप्रदाय और समाज जो है आगे बढ़ता है। तर्क होना चाहिए, कुतर्कों के आधार पर समाज का विकास नहीं होता है, समाज गर्त में ही जाता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है एक तरफ से सफलता का मुकाम चूम रही है, इसीलिए बीजेपी की बौखलाहट है। और बीजेपी की बौखलाहट आने वाले दिनों में और जबरदस्त तौर पर दिखेगी, क्योंकि जनसैलाब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वो जूते पैजामे के साथ साथ अंडरगारमेंट्स तक ना चला जाए, ये देखना भी लाजमी होगा। थैंक यू सर, आप धन्यवाद। हमारे साथ थैंक यू। जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।